अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम अपने पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने जो कॉमन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस थे उसके बारे में बात की थी और आज हम दो जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें एक जो है ना वो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है, जिसको हम ABPA भी बोलते हैं, और दूसरा नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस है। तो हम शुरू पहले एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस से करेंगे। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस यूजुअली फंगस की वजह से होता है। तो वैसे तो फंगाई की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट में जो सबसे कॉमन फंगस जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ABPA का, उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगाटस। तो नॉर्मली जब फंगस बॉडी में एंटर होती है तो यूजुअली वो इन्फेक्शन करती है, तो और उसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के साथ। लेकिन एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस ये डिफरेंट है इन द सेंस कि इसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होती पर से। इसमें बॉडी जो फंगस है एस्परजिलस फ्यूमिगाटस के, इसके खिलाफ एक एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में क्रिएट करता है और उसकी वजह से फिर जो सारी जो चेंजेस होती हैं वो फिर बॉडी में और एक्सरेज वगैरह में सामने आती हैं। तो ये एक रादर देन एन इन्फेक्शन के बजाय ये एक मतलब इम्यून रिलेटेड पल्मोनरी डिजीज है, और जो कि एलर्जिक रिएक्शन टू एस्परजिलस फ्यूमिगाटस की वजह से होता है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है, ये डिजीज ABPA मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना सिर्फ या एज़मा के पेशेंट्स में होता है या सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में होता है। बहुत रेयरली इन दोनों के अलावा किसी और डिजीज में पाया जाता है। तो यूजुअली इन दोनों डिजीज़ों में से एक ज़रूर होता है, फिर एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस होता है। ये अक्यूट फॉर्म में भी आ सकता है कि पहली दफ़ा जैसे हो, और जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और क्रॉनिक केसेस अगर उसकी या डायग्नोसिस मिस हो जाए, या ये है कि उसकी मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी पूरी इम्प्रूवमेंट ना हो, तो उसकी वजह से फिर ये होगा कि ब्रोंकाई में जो है ना म्यूकस की ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और आखिर में फिर वही जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो ब्रोंकिएक्टासिस वैसे भी सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है वो और भी सवेयर हो जाता है, और इवेंचुअली फिर लंग फाइब्रोसिस और रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो अगर हम ABPA की हिस्ट्री देखें तो ये बहुत पुरानी डिजीज़ नहीं है। ये पहली दफ़ा जो है ना UK में 1952 में इसको मतलब फर्स्ट केस जो था वो डिस्क्राइब हुआ था। फिर 1968 में यूनाइटेड स्टेट्स में पहला केस इसका रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद से इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है, और जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है इतनी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है और इतने ज़्यादा इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी ABPA के बारे में यही ख्याल किया जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे केसेस हम मिस कर रहे हैं, या उनको जो है ना डायग्नोज नहीं हो रहे। और दूसरी चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में ABPA का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होता जा रहा है टाइम के साथ। इसकी अंडर डायग्नोसिस इसलिए है कि इसका कोई एक स्टैंडर्ड डायग्नोसिस का क्राइटेरिया नहीं है। मतलब डिफरेंट क्राइटेरियाज मिला के फिर हम वो करते हैं कि डायग्नोसिस है ABPA की कि नहीं है। तो यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस की नहीं है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से ये मिस हो सकता है। स्टडीज जो की गई हैं ABPA में सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में, उसके मुताबिक 2% से लेकर 15% तक पेशेंट्स जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है उनमें ये ABPA होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ABPA कैसे होता है। तो उसमें ये जो फंगस है जो एस्परजिलस फ्यूमिगाटस है, ये बेसिकली हवा के ज़रिए से मतलब नाक या मुंह के ज़रिए से हवा जब अंदर दाखिल होगी एयरवेज में, तो वहाँ पे जाके ये फंगस एंट्री मारता है, जिस तरह सूडोमोनास और बाकी बैक्टीरिया मतलब एंटर होते हैं, और वहाँ पे जाके ये जो स्प्यूटम है उसमें कॉलोनाइज हो जाता है, यानी उसमें अपने लिए जगह बना लेता है। और फिर उसके बाद जो बॉडी है वो हर एक पेशेंट में नहीं,
बास पेशेंट में उसके खिलाफ एक एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और फिर ये डिजीज हो जाता है। इसकी वजह से ये जो है ना सारे पेशेंट्स में नहीं होता, कुछ में होता है और किस में होगा उसका एग्जैक्टली पता नहीं चलता। ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ये इसको हम टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। हमारे बॉडी में यूजुअली 4 डिफरेंट किस्म के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज जो है ना इन्वॉल्व होती है। तो जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जिसको IgE भी बोलते हैं, वो इन्वॉल्व होता है। तो ABPA में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इम्यूनोग्लोबुलिन ई इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाता है। बाकी जो 2 टाइप के रिएक्शंस हैं वो टाइप 3 और टाइप 4 भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत अनकॉमन है। मेजॉरिटी केसेस में सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो ABPA होगा वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई यानी IgE की वजह से होगा, इसलिए वो टाइप 1 होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एस्परजिलस कहाँ से दाखिल होता है बॉडी में। तो एस्परजिलस जो फंगस है वो हर जगह मौजूद होता है, यानी हर जगह मौजूद होता है, लेकिन जो हाई लोड यानी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ऐसी जगहों में होती है जहाँ पे गंदगी होती है। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे गार्बेज कलेक्शन साइट्स जो होते हैं वहाँ पे एस्परजिलस बहुत ज़्यादा होता है, या ऐसी जगह पे जहाँ पे यानी दरख्तों से पत्ते वगैरह गिरे हों और उनको जो है ना किसी जगह कलेक्ट किया गया हो और फिर वो वहाँ पे काफ़ी अरसे से पड़े हों, वहाँ पे भी एस्परजिलस पाया जाता है। इसी तरह जिन घरों में बेसमेंट होते हैं और जिन बाथरूमों में लीक होता है उनके यानी पाइप्स वगैरह से, या बेसमेंट में जो है ना पानी का लीक होता है और उसको ट्रीट नहीं किया जाता, तो उसमें भी फंगस नॉर्मली ग्रो करता है। और आपने देखा भी होगा कि उस पर एक लेयर सी बन जाती है फंगस की, जहाँ से मतलब पानी सीप करता है, तो वहाँ पे भी एस्परजिलस मिलता है। इसी तरह ऐसे जगह जहाँ पे जानवर वगैरह मौजूद होते हैं, बांस वगैरह, वहाँ पे भी ये एस्परजिलस पाया जाता है। तो जब ये एस्परजिलस अगर कोई बंदा या सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट ऐसे मतलब जगह जाए जहाँ पे बहुत हाई लोड हो एस्परजिलस का, और वहाँ वो मतलब सांस ले और वो हवा मतलब दाखिल हो जाए बॉडी में, तो फिर वही जैसे मैंने बताया कि फिर वो जो फंगस है वो स्प्यूटम में दाखिल होगा और फिर वहाँ पे एयरवेज को कॉलोनाइज कर लेगा और उसके बाद अपना एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए पहले क्या होता है कि जब फंगस अंदर जाता है तो वो स्पोर्स की फॉर्म में जाता है, और फिर एक दफ़ा जब एयरवेज के अंदर पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद वो उसकी अपनी जो है शाखें या टहनियाँ कह लें उसको, जिसको हम हाइफी बोलते हैं, वो बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है कि एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। उसके लिए एंजाइम्स रिलीज होते हैं एयरवेज में और एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी है वो फिर एंटीबॉडीज बनाती है, क्योंकि बॉडी कोशिश करती है कि ये जो फॉरेन बॉडी या ये जो फंगस मेरे अंदर दाखिल हो गया है, इसके साथ मैंने मुकाबला करना है, तो उसके मुकाबले के लिए वो IgE बना लेता है। तो बॉडी में जो टोटल IgE है खून में वो भी जो है ना ज़्यादा हो जाता है, और जो एस्परजिलस के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं जिसमें 3 टाइप्स हैं, IgE, IgG और IgA, ये इनकी मिकदार भी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आता है कि भाई किसको ABPA होगा और किसको नहीं होगा, तो इसका अभी तक क्लियर कट कोई आंसर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ ये बता रही हैं कि ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स होता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का जेनेटिक मेकअप होता है जो कि उसको ज़्यादा ससेप्टेबल करता है कि उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा बनिस्बत जो है ना एक दूसरे पेशेंट के जिसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। और इसी तरह फिर वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि जितना जो लोग ऐसी इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहेंगे जिसमें फंगस ग्रो करता है, तो वो ज़्यादा बॉडी में एंटर होने का उनको चांसेस हैं। तो ये एक स्टडी यहाँ पे जो नीचे मैंने मतलब लिखी हुई है, उसके मुताबिक कुछ ऐसी मतलब जीन्स के टाइप्स हैं जो कि अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में, जिन सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में वो जीनोटाइप होगी तो उनका रिस्क ऑफ ABPA ज़्यादा होता है, जबकि एक और है जो कि जिसमें होता है वो एक्चुअली उससे ABPA से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये वही अभी रिसर्च के लेवल के हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों का ये मतलब HLA वगैरह टाइपिंग नहीं करते हैं।
अच्छा, नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि एबीपीए सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में होता है और एज़मा में होता है, और यूजुअली एज़मा में ज़्यादा होता है क्योंकि एज़मा के केसेस बनिस्बत सिस्टिक फाइब्रोसिस के ज़्यादा हैं। तो इसलिए एबीपीए को ज़्यादा जो है ना एज़मा में स्टडी किया गया है, और इसकी ज़्यादातर जो स्टेजेस वगैरह और ट्रीटमेंट वो जो है ना एज़मा से हमने मतलब डिराइव किए हैं। तो एज़मा के पेशेंट में जब एबीपीए होता है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं। तो यूजुअली 5 स्टेजेस में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। एक एक्यूट स्टेज होती है, फिर रिमिशन स्टेज होती है, फिर एक्सरबेशन स्टेज है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिपेंडेंट स्टेट है, और फाइब्रोटिक लंग डिजीज है। तो इसमें अगर हम पहला जो रो है उसमें देखें, जो एक्यूट स्टेज है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना हो सकता है कि सिम्टम्स स्टार्ट हो जाए, जो कि मुख्तलिफ सिम्टम है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और फिर उसके जो है ना हो सकता है एक्सरे की चेंजेस उनमें मतलब नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड में आईजीई का लेवल एलिवेटेड होगा। अगर वाइट काउंट करते हैं तो वाइट काउंट में जिस तरह डिफरेंट सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसी तरह एक सेल होता है जिसको इयोसिनोफिल्स बोलते हैं। तो जो एक्यूट स्टेज होता है उसमें इयोसिनोफिल का काउंट भी इंक्रीज हो जाता है, और इसी तरह स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एस्परजिलस के खिलाफ वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम उनके एक्सरे को देखें, अगर हम उनके मतलब एक्सरे को देखें तो उनके एक्सरे में यूजुअली डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस मौजूद हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारे पेशेंट्स में एक एक ही किस्म के चेंजेस होंगे। किसी में कुछ हो सकती हैं, किसी में कुछ हो सकती हैं, जिसमें इन्फिल्ट्रेट्स हो सकते हैं जैसे नमोनिया की तरह होता है, या ये है कि जो ब्रोंकाई है उसमें म्यूकस प्लग हो जाती है, और एक और मतलब प्रेजेंटेशन है जिसको ट्री इन बड अपीयरेंस बोलते हैं, और इसी तरह ब्रोंकिएक्टसिस। ये सारी चीज़ें एक्यूट स्टेजेस में ज़ाहिर हो सकती हैं, और जब हम ब्लड में आईजीई कंसंट्रेशन चेक करेंगे तो वो हाई होता है। ये तो एक्यूट स्टेज है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को एक्यूट स्टेज होता है और हमने उसको ट्रीट कर लिया और वो इम्प्रूव हो गया, यानी उसके सिम्टम्स बेटर हो गए, और जो एक्सरे चेंजेस थी वो या तो डिक्रीज हो गई या बिल्कुल ख़त्म हो गई, और जो टोटल आईजीई जो एलिवेटेड था वो डिक्रीज हो गया या बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो फिर और वो नॉर्मल या डिक्रीज रहा 6 महीने तक, तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट अब रिमिशन में है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर एक दफ़ा रिमिशन हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिज़ीज़ दोबारा नहीं आ सकती, इसमें दोबारा एक्ज़र्बेशन हो सकते हैं। तो एक्ज़र्बेशन किसको बोलते हैं कि जब एक पेशेंट एक्यूट स्टेज से ट्रीट होकर रिमिशन में चला जाए और रिमिशन में रहे और उसके बाद उसको दोबारा जो है ना सारी चेंजेस शुरू हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि इस पेशेंट को एबीपीए का एक्ज़र्बेशन हो रहा है। जिस तरह हम ब्रोंकिएक्टिसिस का एक्ज़र्बेशन बोलते हैं और उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, इसी तरह एबीपीए का भी एक्ज़र्बेशन हो जाता है, जिसमें पेशेंट को दोबारा सिम्टम स्टार्ट हो सकते हैं, एक्सरे या सीटी स्कैन में नई चेंजेस आ सकती हैं, और जो टोटल आईजी है वो दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बल्कि जो जितना नीचे हुआ था उसका इंक्रीज होकर उसका डबल एटलीस्ट होना चाहिए बिफोर हम कहें कि ये एक्सरबेशन है। और साथ में अगर ब्लड का सीबीसी हम करें, वाइट ब्लड काउंट, तो उसमें इयोसिनोफिल का काउंट भी इंक्रीज होगा। चौथी जो स्टेज है उसको स्टेरॉइड डिपेंडेंट एज़मा बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादा ये एज़मा के पेशेंट्स में इसकी ज़्यादा मतलब स्टडी हुई है। तो उसमें जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट जब हम स्टेरॉइड से शुरू करते हैं तो ये पेशेंट्स स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब हम स्टेरॉइड्स को स्टॉप करने की या डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो उनके सिम्टम्स और एक्सरे चेंजेस दोबारा वर्स होने शुरू हो जाते हैं। और फाइनल स्टेज ये है कि अगर एबीपीए को मतलब हम मिस कर दिया हमने, या पास केसेस में हमने डायग्नोस कर भी दिया लेकिन उसकी ट्रीटमेंट के बावजूद वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, या बार बार रिकरेंस और एक्सरबेशंस हो रहे हैं, तो फिर इवेंचुअली उससे बहुत ज़्यादा डैमेज लंग को हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकिएक्टिसिस हो सकती हैं, लंग्स में कैविटीज़ बन सकती हैं, और फिर इवेंचुअली फाइब्रोसिस लंग में हो जाती है जो कि इरिवर्सिबल होती है। और ये जो है ना एक्सरे में और या सीटी स्कैन में इन द फॉर्म ऑफ स्कारिंग ऑफ द लंग्स और कैविटी और फाइब्रोसिस वगैरह की सूरत में नजर आती है। तो अब जब इसको मतलब किस तरह हम डायग्नोस करेंगे या इसके बारे में हम किस तरह वो करेंगे, सोचेंगे, तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो फाउंडेशन है, उनकी उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके बारे में सस्पिशियस नहीं होंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अगर हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो हमसे ये मिस हो सकता है। तो उनके मुताबिक सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन के मुताबिक
पेशेंट्स जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, स्पेशली जो कि 6 साल से बड़े हों और उनमें मतलब वो बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे हों, जो उनका नॉर्मल बेसलाइन था उससे वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और उनको ठीक एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं लेकिन वो इम्प्रूव नहीं हो रहे या इम्प्रूव हो जाते हैं और बहुत जल्दी दोबारा बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे केस में फिर हमें सोचना चाहिए कि क्या इस बच्चे को या जो मतलब एडल्ट पेशेंट है इसको कहीं मतलब नॉर्मल उसके साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस के नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ साथ ABPA तो नहीं हो गया। तो एक तो क्लिनिकल सस्पिशन की ज़रूरत है कि हम इसके बारे में सोचें। दूसरा उनकी गाइडलाइन के मुताबिक हम हर साल जो है ना सारे पेशेंट्स पे टोटल ब्लड में जो टोटल IgE है उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर टोटल IgE ब्लड में नॉर्मल होगा तो उसके बाद हमें मतलब ABPA के बारे में फिर उस वक्त फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लेवल हाई है और आपको सस्पिशन भी हो रहा है कि इस पेशेंट में कुछ गड़बड़ चल रही है क्योंकि ये बहुत जल्दी बीमार हो रहा है, तो फिर हमने और डायग्नोस्टिक मतलब टेस्ट करने होंगे। अच्छा, नॉर्मली जो एज़मेटिक पेशेंट्स हैं उनमें जो अगर उनकी गाइडलाइन देखी जाए तो उसमें ABPA की डायग्नोसिस के लिए जो ब्लड में टोटल IgE है उसका लेवल 1000 से ऊपर लिया जाता है। अगर 1000 से ऊपर हो तो फिर ये एक क्राइटेरिया है कि इस पेशेंट को ABPA हो सकता है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन ने की जो गाइडलाइंस है उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट के लिए टोटल जो IgE लेवल है ब्लड में वो 500 से अगर अबव हो तो हमें सस्पिशियस होना चाहिए और हमें और इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए ABPA के लिए। तो अगर किसी पेशेंट का टोटल IgE 500 से बड़ा है तो 500 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, क्योंकि इसके दो डिफरेंट यूनिट्स हैं। दूसरा यूनिट जो है ना वो नैनोग्राम पर ml है, वो 1200 से अगर ज़्यादा हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि हम जो ये जो फंगस है एस्परजिलस फ्यूमिगाटस, इसके खिलाफ जो स्पेसिफिक IgE है फिर उसको चेक करेंगे। यानी पहले सिर्फ टोटल बॉडी में टोटल IgE है उसको चेक करेंगे, अगर वो नॉर्मल है तो दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एबनॉर्मल है, हाई है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम IgE स्पेसिफिक फॉर एस्परजिलस फ्यूमिगाटस उसका ब्लड में चेक करेंगे, या स्किन पे मतलब एलर्जी टेस्टिंग होती है इस एस्परजिलस के खिलाफ, या वो कर सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ करनी होगी या दोनों भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ ऐसे पेशेंट हों जिनका IgE लेवल इंटरमीडिएट या इनडिटर्मिनेट आ जाता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल 200 से कम होता है अब और अबव 500 एबनॉर्मल है, ये हमें पता है। तो अगर ऐसा पेशेंट है जिसका लेवल 200 या 500 के बीच में आ जाए तो फिर क्या करना है? तो ऐसे केस में ये है कि अगर पेशेंट ठीक है और आपको सस्पिशन नहीं है तो फिर कुछ अर्से बाद उसको दोबारा रिपीट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सस्पिशन है क्योंकि क्लिनिकली पेशेंट ठीक नहीं है और उसको जो है ना यही प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, तो इन केस उस केस में इवन बिटवीन 200 टू 500 अगर लेवल हो तो फर्दर टेस्टिंग जैसे स्किन एलर्जी टेस्टिंग या जो है ना ब्लड का स्पेसिफिक IgE फॉर एस्परजिलस या स्पेसिफिक IgG फॉर एस्परजिलस, इनको भी चेक किया जा सकता है। और टेस्ट जैसे चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन ऑफ द चेस्ट भी किया जा सकता है। अच्छा, अब ABPA के बारे में कोई एक ऐसा टेस्ट नहीं है कि हम कहें कि ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इस पेशेंट को ABPA है। इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके डायग्नोसिस क्लियर कट नहीं होती। यूजुअली डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट चीज़ें चाहिए। तो एक तो क्लिनिकल सिनेरियो चाहिए कि पेशेंट कैसा है। अगर पेशेंट्स में सिम्टम्स हैं और साथ साथ एक्सरे या CT स्कैन में भी चेंजेस हैं और साथ साथ जब हम ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट करते हैं वो भी एबनॉर्मल है, तो फिर इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को ABPA है। तो अब इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम जो है ना ABPA को डायग्नोस करेंगे, जिसके बेसिस पर हम ABPA को डायग्नोस करेंगे, तो वो जो है ना 3 चीज़ें हैं जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले तो ये कि प्री डिस्पोजिशन कंडीशन होनी चाहिए, यानी पेशेंट में या तो एज़मा होना चाहिए या सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी इन दोनों में से एक कंडीशन ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए बिफोर हम ABPA की डायग्नोसिस कर सकें। फिर उसके बाद ये जो अभी जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं, ये दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी एक तो टोटल ब्लड में जो IgE लेवल है
वो हाई होना चाहिए, कम से कम 500 से ज़्यादा। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ABPA होता है, यूजुअली उनके लेवल 1000 से अबव होते हैं। तो यानी टोटल सीरम IgE भी हाई होना चाहिए, और साथ-साथ जो स्पेसिफिक IgE है एस्परजिलस के खिलाफ, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, या जो स्किन टेस्ट है एस्परजिलस के खिलाफ वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया होनी चाहिए इन अ पेशेंट जिसमें एज़मा या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, फॉर अस टू कंसिडर कि ये ABPA है। फिर कुछ और क्राइटेरिया हैं जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं, उसमें से 2 मौजूद होने चाहिए, एनी 2। तो उसमें एक तो ये है कि जैसे एक तो हम स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज चेक करते हैं एस्परजिलस के खिलाफ, एक दूसरी एंटीबॉडी है जो कि IgG है। तो अगर IgG हम लेवल चेक करें एस्परजिलस के खिलाफ और वो भी एलिवेटेड हो, तो ये भी एक क्राइटेरिया हो जाता है। अगर एक्सरे या CT स्कैन करें और उसमें एबनॉर्मेलिटीज हमें नजर आए, तो ये भी एक क्राइटेरिया हो जाता है। और अगर ब्लड के वाइट काउंट में हम चेक करें और उसमें इओसिनोफिल काउंट 500 से अबव हो इन अ पेशेंट जो कि स्टेरॉइड्स नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो ये भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। तो यानी पहले क्राइटेरिया में एक होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी क्राइटेरिया में दोनों मौजूद होने चाहिए, और जो तीसरा है 3 क्राइटेरिया उसमें से 2 मौजूद होने चाहिए। जब ये क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि पेशेंट को ABPA है। अच्छा, अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है, यानी क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को कि जिसके होते हुए हम सोच सकें कि इस पेशेंट को ABPA है। तो इसका कोई क्लियर कट या कोई स्पेसिफिक ऐसी फाइंडिंग नहीं है, और इसी वजह से इसकी डायग्नोसिस मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है जो कि नॉर्मल CF के पेशेंट अपने नॉर्मल ब्रोंकिएक्टिस के एक्सेसरबेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो यूजुअली क्या होगा कि उनमें रिकरेंट एक्सेसरबेशंस होंगी, जैसे कि इंक्रीज, ज़्यादा कॉफ होगी, ज़्यादा स्प्यूटम प्रोडक्शन होगी, लंग फंक्शन जो है ना कम होगा। लेकिन इसमें ये है कि जब हम जैसे नॉर्मल एंटीबायोटिक्स के साथ हम ट्रीट करते हैं, तो हमें वो रिस्पॉन्स नहीं नज़र आएगा जो कि हमें पहले नज़र आ रहा था। यानी पहले जो सूडोमोनास की ट्रीटमेंट हम करते थे या स्टेफ ऑरियस की ट्रीटमेंट करते थे और पेशेंट इम्प्रूव हो जाता था, अब हमें लगेगा कि या तो ये इम्प्रूव नहीं हो रहा, या ये है कि बहुत जल्दी दोबारा एक्सेसरबेशंस हो रहे हैं। तो रिकरेंट एक्सेसरबेशन एक प्रेजेंटेशन है। जो ज़्यादा सेवियर केसेस हैं उन या पास केसेस में जो है ना और प्रेजेंटेशन भी आ सकती है, मसलन बुखार, फीवर हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है। और एक जो चीज़ जो स्पेसिफिक है जो कि ABPA के लिए मतलब ख़ास तौर पे है, लेकिन वो सारे पेशेंट्स में नहीं होती, वो ये होता है कि जब वो खांसते हैं और स्प्यूटम निकालते हैं, तो उसमें जो है ना गोल्डन ब्राउन कलर के म्यूकस प्लग्स होते हैं, और बास पेशेंट्स में स्प्यूटम में ब्लड भी आ सकता है। अच्छा, इसमें चूंकि ब्रोंकस में म्यूकस इम्पैक्टेड हो जाता है, तो ब्रोंकस को क्लोज करता है, तो उसकी वजह से वीजिंग भी पास पेशेंट्स में हो सकती है। लेकिन ये कि वीजिंग सब में नहीं होती, अगर मौजूद हो तो एक इंडिकेशन है, लेकिन अगर मौजूद ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको ABPA नहीं है। और बास पेशेंट्स में इतने कोई खास सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन अगर हम एक्सरे और CT स्कैन करें तो उसमें चेंजेस होंगी जो कि मतलब ABPA की तरह की चेंजेस होंगी। अच्छा, एक्सरे में क्या चेंजेस होती हैं? तो जो सबसे मतलब स्पेसिफिक चीज़ है ABPA के बारे में, वो ये है कि इन पेशेंट्स में ब्रोंकिएक्टिसिस होता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में वैसे भी ब्रोंकिएक्टिसिस होता है, लेकिन ABPA की जो ब्रोंकिएक्टिसिस होती हैं वो ज़्यादा सेंट्रल होती हैं, यानी इनर हाफ ऑफ द लंग में होती हैं, एज अपोज टू नॉर्मल सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में ब्रोंकिएक्टिसिस सारे लंग्स में होता है, हर पेरिफेरी में भी होता है, बाहर की तरफ भी होता है, अंदर की तरफ भी होता है। लेकिन जो ABPA में है, ज़्यादा स्पेसिफिक जो बात है, उनकी जो ब्रोंकिएक्टिसिस होती है वो मोर सेंट्रल होती हैं, और ज़्यादा जो है ना अपर लोब और को जो है ना अफेक्ट करती है, या मिडल लोब को अफेक्ट करती है। तो जैसे आप इन दोनों एक्सरेज में देखेंगे कि इनमें ब्रोंकिएक्टिसिस है, ये जो मतलब एरो नज़र आ रहे हैं, ये डायलेटेड ब्रोंकाई हैं, जो ब्रोंकाई हैं, एयरवेज हैं, वो मोटे हो गए हैं, डायलेटेड हो गए हैं। तो ये नॉर्मली भी हम CF में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ज़्यादा जो है ना अंदर की तरफ है, और जो बाहर का जो लंग का एरिया है वो रिलेटिवली नॉर्मल है, जो ऊपर वाला एक्सरे है, ऊपर वाला CT स्कैन जो है। नीचे वाला CT स्कैन जो है उसमें बाकी लंग में सारी चेंजेस हैं जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में मतलब डिजीज प्रोग्रेशन की वजह से होता है, लेकिन जो ज़्यादा ब्रोंकिएक्टिसिस है वो भी अगर आप गौर करें तो वो भी ज़्यादा सेंट्रल है। तो ये एक इंडिकेशन है ABPA के बारे में।
दूसरा बाज़ दफ़ा जो है ना जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें जो ये ब्रोंकाई जो डायलेटेड होते हैं ब्रोंकिएक्टासिस वाले, उनमें म्यूकस भी नज़र आता है कि इतना ज़्यादा म्यूकस होता है कि वो ये ब्रोंकाई को इम्पैक्ट कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ एबीपीए के बारे में आते हैं तो चूँकि एबीपीए एलर्जिक रिएक्शन है, मैंने कहा ना कि ये एलर्जिक रिएक्शन है, फंगल इन्फेक्शन नहीं है पर से, तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट जो है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी यूजुअली। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? स्टेरॉइड्स होंगी, क्योंकि हर किस्म की जो एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसमें हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो एबीपीए की ट्रीटमेंट में भी जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड्स होंगी। अच्छा, और एंटी फंगल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो कहते हैं कि स्टेरॉइड्स और एंटी फंगल दोनों एक साथ यूज़ करने चाहिए एक्यूट एबीपीए में, और कुछ कहते हैं कि नहीं, जब अगर एक्यूट एबीपीए हो तो इसको सिर्फ स्टेरॉइड्स के साथ पहले ट्रीट करना चाहिए। अगर स्टेरॉइड से वो पेशेंट ठीक हो जाता है और स्टेरॉइड को स्टॉप करने के बाद रिकरेंस नहीं होती है तो फिर एंटीफंगल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है और हम स्टेरॉइड्स को कम करने की कोशिश या स्टॉप करने की कोशिश करते हैं और एबीपीए दोबारा स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को जो है ना हम स्टेरॉइड्स के साथ एंटीफंगल पे भी डालते हैं, इस कोशिश में कि किसी तरह से ये स्टेरॉइड ये जो है ना हम स्टॉप कर सकें, क्योंकि स्टेरॉइड्स की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसको बहुत अरसे के लिए हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। स्टेरॉइड्स का डोज कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए वो भी कोई क्लियर उसकी गाइडलाइंस ऐसे नहीं है, लेकिन जो कॉमन जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज़ होता है मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे, तो उसमें प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोन 0.5 मिलीग्राम्स पर किलो दिन में एक दफ़ा 14 दिनों के लिए पहले इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद उसको सेम डोज को एवरी अदर डे पेशेंट को देते हैं, और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता 3 महीने के ऊपर उसको जो है ना उसका डोज़ कम करते उसको एंड में स्टॉप कर दिया जाता है। और उसके साथ जो सीरम जो ब्लड में आईजी का लेवल है उसको मॉनिटर करना होता है। तो अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होती है तो पहले महीने के बाद, यानी 1 महीने की ट्रीटमेंट स्टेरॉइड के बाद, यूजुअली जो टोटल आईजी है उसका लेवल 25% एटलीस्ट कम हो जाता है, और 2 महीने के बाद तकरीबन 60% कम हो जाना चाहिए। और जब यानी टोटल आईजीई का लेवल 35% कम हो जाए, जितना कि मतलब जब जिस वक्त डायग्नोसिस किया था जितना हाई था, और जब ट्रीटमेंट शुरू कर दी तो जब 35% उसका लेवल कम हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है और आप जो है ना स्टेरॉइड का डोज कम करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अगर एंटी फंगल की ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट में एबीपीए में, तो फ़िलहाल जो 2 ड्रग्स जो कि इस्तेमाल होते हैं, वो एक का नाम इट्राकोनाज़ोल है और दूसरे का नाम वोरिकोनाज़ोल है, और ये बेसिकली एबीपीए की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। ये इन दोनों का काम क्या है कि चूँकि ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक हैं, तो जब ये इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये जो फंगस जो कि बॉडी के अंदर आ चुका है और एयरवे को कॉलोनाइज़ कर चुका है, तो उसके लोड को कम करता है। ज़ाहिर है वो मतलब फंगस को डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसकी वजह से फंगस का जो लोड है वो कम हो जाएगा। जब फंगस का लोड कम हो जाएगा तो वो उसका जो एलर्जिक रिएक्शन जो वो मतलब करना चाहेगा, उसका स्टिमुलस भी कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन चल रही है वो भी कम हो सकती है। इट्राकोनाज़ोल का एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि जो पेशेंट्स एबीपीए के जो कि स्टेरॉइड्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनकी स्टेरॉइड वीन नहीं की जा सकती, तो अगर उनमें इट्राकोनाज़ोल ऐड कर लो तो उसकी वो क्या करता है कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड्स की मेटाबॉलिज्म पे इस तरह असर करता है कि उसका खून में उसका लेवल हाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक तो रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा ये कि हमें डोज़ रिड्यूस करने में, स्टेरॉइड का डोज़ रिड्यूस करने में मदद मिलती है। और ये इफ़ेक्ट यूजुअली आईवी स्टेरॉइड्स के साथ ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू जो स्टेरॉइड्स हम बाय माउथ इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली कुछ स्टडीज़ में एक नया एंटी फंगल ड्रग के बारे में भी मतलब आया है, उसका नाम पोसाकोनाज़ोल है, लेकिन फ़िलहाल उस पे इतनी स्टडीज़ नहीं हुई है कि वो गाइडलाइंस में मतलब उसने अभी एंट्री नहीं मारी है। तो और स्टडीज़ होंगी इंशाल्लाह, तो हो सकता है कि फिर ये भी
उसके ट्रीटमेंट में कि मतलब ABPA के ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस में दाखिल हो जाए। अगर हम एंटी फंगल्स इस्तेमाल करते हैं ABPA की ट्रीटमेंट में, तो यूजुअली 16 वीक्स के लिए, 16 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग 3 से लेकर 6 महीनों तक इसका इस्तेमाल मतलब करते हैं। एक दफ़ा जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए और इसको हम स्टॉप कर दें, तो उसके बाद दोबारा रिलैप्स हो सकता है, और बाज़ दफ़ा ये फ्रीक्वेंट अगर रिलैप्सेस हो रही हैं तो लॉन्ग टर्म जो है ना एंटी फंगल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ड्रग्स हैं इनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेशली जो है ना ये लिवर की टॉक्सिसिटी करता है, लिवर को डैमेज करता है। तो इसलिए फिर हमने वो बैलेंस करना होता है कि ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग करें, या जो है ना अगर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि उसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने के बजाय स्टॉप करना पड़ता है। अगर ओरल इट्राकोनाज़ोल इस्तेमाल करेंगे हम, तो जो बड़े पेशेंट्स हैं एडल्ट्स में, यूजुअली 200 मिलीग्राम्स 3 टाइम्स अ डे 3 दिन के लिए पहले स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद 200 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा 3 से लेके 6 महीने तक, यूजुअली 16 हफ्तों के लिए। बच्चों में चूँकि हम वज़न के मुताबिक डोज़ देते हैं, तो यूजुअली 5 मिलीग्राम पर किलो पर डे से शुरू करते हैं। अगर डोज़ 200 मिलीग्राम से कम आता है, तो फिर उसको दिन में 1 दफ़ा देते हैं, और अगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा आता है, तो फिर उसको डिवाइड करके दिन में 2 दफ़ा देते हैं। और ये जो है ना इट्राकोनाज़ोल, इसको खाने के साथ देना है, ये ज़रूरी बात है। अच्छा, लिवर चूँकि ये लिवर को डैमेज कर सकता है, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले लिवर फंक्शन मतलब करने चाहिए, टू मेक श्योर कि पेशेंट के लिवर फंक्शन नॉर्मल है। और उसके बाद एवरी 2 टू 3 मंथ्स या कुछ ऐसे इसको दोबारा फिर चेक करना है कि टू मेक श्योर कि इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, और कहीं लिवर डैमेज तो नहीं हो रहा। अगर इट्राकोनाज़ोल का ब्लड का लेवल मतलब चेक हो सकता है, तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन जो है ना वो और ड्रग्स की वजह से अफ़ेक्टेड हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट किसी पेशेंट को रिफ्लक्स है और वो रिफ्लक्स के ट्रीटमेंट में है, जैसे ओमेप्राज़ोल हो गया या एस्मोप्राज़ोल हो गया, तो अगर पेशेंट वो इट्राकोनाज़ोल के साथ इस्तेमाल करता है, तो हो सकता है कि इट्राकोनाज़ोल की एब्ज़ॉर्प्शन उसकी वजह से कम हो जाए। तो इस वजह से फिर इसका ब्लड लेवल चेक करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जगहों में इसका ब्लड लेवल ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, तो मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम हम उसके बगैर ही गुज़ारा करते हैं। अब ये इट्राकोनाज़ोल जो है ना लिक्विड के फॉर्म में भी अवेलेबल है और कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अगर कैप्सूल है, पेशेंट कैप्सूल ले रहा है, तो उसके लिए फिर खाने के साथ लेना ज़रूरी है। जो लिक्विड फॉर्म है, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन कैप्सूल से बेटर होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो एम्प्टी स्टमक पे, यानी खाली पेट पे लिया जाए। और खाली पेट पे जब लिया जाता है, तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चों को या बाज़ पेशेंट्स को वॉमिटिंग या नौज़िया वग़ैरह हो जाता है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ़ द केसेस में फिर लोग कैप्सूल को ही प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि कैप्सूल में जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी ये है कि उसको खाने के साथ इस्तेमाल करना है। और जैसे मैंने कहा कि जो एसिड ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, जैसे एस्मोप्राज़ोल हो गया, ओमेप्राज़ोल हो गया, या ज़ैनटेक, रेनिटिडीन वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, तो उनको पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि इस ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन अगर पेशेंट को बहुत रिफ्लक्स है, तो फिर अगर इट्राकोनाज़ोल का लेवल मेजर करना चाहिए। अच्छा, आखिर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो ये है कि ये जो 2 ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स और एंटी फंगल, इन दोनों के साथ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल इम्प्रूव, ठीक हो जाते हैं। रिकरेंस फिर भी हो सकती है, लेकिन ये कि एटलीस्ट रिमिशन में पेशेंट चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बार-बार रिकरेंस होता है, या उनको क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है। तो फिर उस केस में एक ड्रग है जो कि जिस पे अभी स्टडीज़ हो रही हैं, जो कि इस्तेमाल में हो सकता है कि फ्यूचर में ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो। तो वो एक इंजेक्शन है जिसको ओमालिज़ुमाब बोलते हैं। अब ओमालिज़ुमाब जो है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो कि बॉडी में जो आईजीई होता है उसके खिलाफ काम करता है। और चूँकि एबीपीए एलर्जिक रिएक्शन है और इसमें आईजीई हाई होता है, तो इसलिए ओमालिज़ुमाब जो है ना हेल्पफुल होता है। ओमालिज़ुमाब पे काफ़ी स्टडी हो चुकी है एज़मा के पेशेंट्स में, और एज़मा के पेशेंट्स पे ये काफ़ी जो पेशेंट्स आम ट्रीटमेंट से इम्प्रूव नहीं होते, उनमें ओमालिज़ुमाब यूज़ होता है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में अभी इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई हैं।
और ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है। जैसे ये एक स्टडी यहाँ पे मैंने नीचे जो बताई है उसका नाम लिखा है, उसमें तकरीबन 13 पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक एबीपीए था, वो उनका एबीपीए ठीक नहीं हो रहा था, तो उनको उन्होंने तकरीबन 11 मंथ के ट्रीटमेंट पे जो है ना उस पे डाला ओमालिज़ुमाब पे, और उसमें देखना ये था कि कितने एक्ज़र्बेशंस कम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उस ट्रीटमेंट पीरियड में जो उन्होंने देखा, स्टडीज़ में देखा कि ओमालिज़ुमाब के जो पेशेंट थे जिनको ओमालिज़ुमाब मिल रहा था, उनके एबीपीए के एक्ज़र्बेशंस कम थे उन पेशेंट्स के मुकाबले में जिनको ओमालिज़ुमाब नहीं मिला था। तो ये भी एक ड्रग मोडालिटी है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है उन पेशेंट्स में जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से इम्प्रूव नहीं हो रहे। अच्छा, तो इसके साथ मॉनिटरिंग, अब हम कैसे मतलब देखेंगे कि भई पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं? तो जैसे मैंने कहा कि स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद हमने बॉडी में ब्लड में टोटल आईजीई को मॉनिटर करना होता है। तो एवरी 1 टू 2 मंथ्स वी हैव टू फॉलो टोटल आईजीई लेवल। तो एक तो अगर उसमें टोटल आईजी लेवल रिड्यूस हो रहा है, स्पेशली अगर 35% से कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रीटमेंट जो है ना वो काम कर रही है। और दूसरा ये कि एक्सरे या सीटी में जो चेंजेस थी अगर वो इम्प्रूव हो रही हैं या ख़त्म हो जाती हैं, तो ये भी एक साइन है कि आपकी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। ठीक है? अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो पेशेंट जिनका स्टार्टिंग में आईजी लेवल बहुत हाई नहीं था, उन पे हो सकता है कि जो ड्रॉप हो वो इतना हाई ना हो, उन पेशेंट्स के मुकाबले में जिनका आईजी लेवल पहले बहुत हाई था शुरू में, उनमें ज़्यादा ड्रॉप के चांसेस होते हैं। और ट्रीटमेंट के दौरान कभी भी अगर आपने आईजी का लेवल चेक किया और वो नीचे आ चुका था और उसके बाद दोबारा हाई हो जाता है, इनफैक्ट डबल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि दोबारा एक्ज़र्बेशन शुरू हो गया है। अच्छा, तो इसके साथ ये तो एबीपीए हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। तो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है जो कि हर जगह मतलब एस्परजिलस जिस तरह फंगस हर जगह मौजूद होता है, इसी तरह ये नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम भी मतलब काफ़ी जगहों पे मौजूद होता है। स्पेसिफिकली ऐसी जगह जहाँ पे मतलब पानी बहुत हो या मतलब पानी ठहरा हुआ हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे शावर जो होते हैं बाथरूम्स में, हमारे शावर के जो हेड्स होते हैं उसमें मौजूद हो सकता है। जो हॉट टब्स होते हैं जिसमें गर्म पानी मतलब बहुत अरसे तक रहे, उसमें जो है ना ये ग्रो करते हैं। और इसी तरह जो ये स्पास होते हैं, सैलून्स होते हैं जिसमें पेडिक्योर और मैनिक्योर होता किया जाता है, वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। मट्टी में मौजूद होते हैं, बाज़ दफ़ा एनिमल्स में मौजूद होते हैं, और बाज़ दफ़ा खानों में भी मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, इसको नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम क्यों बोला जाता है? एक तो है ना टीबी के बारे में तो आप सब जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है ना उसको जो कॉज़ करता है बैक्टीरिया, उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की तरह ही है, लेकिन ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं करता, बल्कि उसके यानी जो लंग में जो डिजीज करता है वो ट्यूबरकुलोसिस से मतलब मुख्तलिफ है, अलग है। इसलिए इसको नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं, यानी कि शक्ल तो उसकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की तरह ही है, या मतलब आदात, लेकिन जो डिजीज करता है चूंकि वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं। और इस नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया की मोर देन 100 टाइप्स हैं, और हर साल और टाइप्स जो है ना वो सामने आती हैं। इनमें से कुछ जो टाइप्स हैं वो स्लोली ग्रो करती हैं कल्चर में, तो उनको स्लो ग्रोअर बोलते हैं। और कुछ जो है ना जो बहुत तेजी से ग्रो करती हैं कल्चर में, तो उनको रैपिड ग्रोअर्स बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आगे लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट आती है। तो जैसे मैंने कहा कि नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया में काफ़ी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो कि टीबी वाले जो बैक्टीरिया उस उनमें भी मौजूद होती हैं, लेकिन चूंकि ये मतलब टीबी से मुख्तलिफ किस्म की लंग डिजीज़ करता है, इसलिए इसको नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम बोला जाता है, और एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम भी बोला जाता है। अच्छा, और इसमें एक जो वो है कि ये भी एपीपीए की तरह ही इसकी डायग्नोसिस भी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसकी ट्रीटमेंट भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अच्छा, जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम है, ये बदन में मुख्तलिफ जगहों में प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शन और डिजीज़ कर सकता है। एक तो ये लंग में डिजीज़ करता है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ करता है।
बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन करके लिम्फेडेनाइटिस कर सकता है, स्किन में डिजीजेस कर सकता है, जॉइंट में डिजीजेस कर सकता है, बोन्स में भी डिजीजेस कर सकता है। और बाज़ दफ़ा जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो और उनको ये इन्फेक्शन हो जाए, तो ये जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया है, ये सारी बॉडी में भी फैल सकता है, एक जगह के बजाय सारी बॉडी में फैल सकता है, जिसको डिसेमिनेटेड डिजीज बोलते हैं, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम यूजुअली लंग डिजीज करती है, ये बाकी चीज़ें कॉमन नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जिन लोगों के ऑलरेडी लंग में प्रॉब्लम है, जैसे कि सीएफ में ऑलरेडी लंग में प्रॉब्लम होता है, और ये या ऐसे पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसको हम बोलते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेपी मिल रही है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, उन पेशेंट्स में भी ये नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम लंग इन्फेक्शन करता है, लंग प्रॉब्लम करता है। तो यानी नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम हेल्थी लोगों में यूजुअली इन्फेक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इसको फाइट कर लेते हैं। लेकिन जिनका अंडरलाइन लंग प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन पे ये अटैक करता है और उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिस तरह ABPA का इंसिडेंस टाइम के साथ जो है ना बढ़ने में देखा जा रहा है कि उसकी इंसिडेंस बढ़ रही है, इसी तरह नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन का इंसिडेंस भी CF के पेशेंट्स में ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे कि 1984 में जो स्टडीज थी उनके मुताबिक तकरीबन 1% ऑफ पेशेंट्स CF पेशेंट्स में नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन पाया जाता था, जबकि जो अभी रिसेंट स्टडीज में काफ़ी उसकी परसेंटेज बढ़ गई है, यानी बाद स्टडीज में अप टू 32% पेशेंट्स ऑफ CF में जो है ना ये आ रहा है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम। अच्छा, जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लोग हैं, उनमें जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम की जो टाइप्स जो कि पाई जाती हैं, जो कि कॉमन दो हैं, वो एक को माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या शॉर्ट में मैक बोलते हैं, और दूसरा माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये दो टाइप्स जो है ना कॉमनली उनमें पाया जाता है यूएस के CF पेशेंट्स में, और बाकी जगहों में भी, लेकिन ये दो जो है ना ये CF पेशेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। तो एक मैक है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, और ये स्लोली ग्रोइंग बैक्टीरिया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ये स्लो ग्रोइंग और रैपिड ग्रोइंग, क्योंकि जब आप इसके डायग्नोसिस के लिए इसको कल्चर में ग्रो करेंगे, तो बाज़ दफ़ा लोग ये अगर किसी ने कल्चर को ज़्यादा अरसे तक नहीं रखा, तो और वो तो जो है ना इनिशियली कल्चर नेगेटिव आएगा, तो वो कहेंगे कि नहीं, इस पेशेंट को तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ज़्यादा अरसे रखा होता तो फिर वो उसमें ग्रो कर जाता। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप NTM को चेक करना चाहते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो कल्चर है उसको एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स लेबोरेटरी में चेक करना होता है, उसको रखना होता है। जो बैक्टीरिया होती हैं वो यूजुअली 2-3 दिन में ग्रो कर लेती हैं, लेकिन जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो जो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है मैक, ये स्लो ग्रोइंग है, ये बहुत टाइम लेता है, और इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स है, माइकोबैक्टीरियम एवियम है, इंट्रासेलुलर है, कैमेरी है, जो कि मतलब इसके नाम जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस मैक जाना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जो है वो माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस कॉम्प्लेक्स है, और ये रैपिड ग्रोइंग बैक्टीरिया है। ये यूजुअली कल्चर में एक से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ग्रो कर जाता है, एज अपोज टू मैक जो कि 6 से लेकर 8 हफ्ते लेता है। अच्छा, जो अमेरिका में जो CF पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा परसेंटेज में जो है ना मैक पाया जाता है, यानी स्लो ग्रोइंग जो माइकोबैक्टीरियम है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत जो माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस है। लेकिन वेस्टर्न यूरोप और इजराइल में जो पेशेंट्स हैं उनमें माइकोबैक्टीरियम जो एब्सिसिस है, जो कि रैपिड ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग है, वो ज़्यादा पाया जाता है CF पेशेंट्स में एज अपोज टू मैक। जो मैक है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, वो यूजुअली बड़े जो उम्र के लोग होते हैं CF वाले, उनमें ज़्यादा पाया जाता है एज अपोज टू जो छोटे बच्चे हैं। और इस मैक यूजुअली माइल्ड डिजीज करता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता। लेकिन जो रैपिड ग्रोइंग है, जो माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस है, ये यूजुअली बहुत ज़्यादा या बहुत सीवियर डिजीज भी कॉज कर सकता है, और काफ़ी डैमेज लंग को कर सकता है, और काफ़ी डिक्लाइन मतलब डिटीरियरेशन कर सकता है लंग फंक्शन में भी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो है ना CF पेशेंट्स में अब
क्यों जो एनटीएम है, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम है, ये क्यों इसकी तादाद ज़्यादा हो रही है या क्यों इसका इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है। तो एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, लेकिन जो कुछ थ्योरीज हैं वो ये है, एक थ्योरी तो ये है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है तो लोग ज़्यादा जो है ना घरों में बंद हो रहे हैं, और घरों में जो ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये जो है ना नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जांपल घर में जो है ना वाटर हीटर्स हैं, या जो है ना हर हर बाथरूम में शावर्स हैं, और उनकी अगर सफाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है तो उनमें ये चीज़ें ग्रो कर सकती हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि जैसे जैसे हमारी जो सीएफ पॉपुलेशन है उनकी उम्रें माशाल्लाह बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो जो जो जितना एंटीबायोटिक का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा जो है ना वो लंग्स में या बॉडी में ऐसी चेंजेस आ सकती हैं, जिनकी वजह से नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम हो सकता है कि वो इन्फेक्शन करने के उसको ज़्यादा चांस मिलते हों। एक और थ्योरी ये है कि चूँकि वो लोग जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशंस जो कि इम्यूनिटी को वीक करते हैं, अगर वो बहुत अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उस पे नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम अटैक आसानी से करता है। एक और थ्योरी ये है कि हो सकता है कि जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम अगर एक सीएफ पेशेंट में हो जाता है तो उससे वो दूसरे को फैल सकता है। हालाँकि अभी तक ये क्लियर नहीं है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में तो क्लियर है कि अगर किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लग सकता है। एनटीएम के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि लग सकता है कि नहीं लग सकता, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी, हालाँकि इवन दो इफ इट्स अ स्मॉल पॉसिबिलिटी। तो जैसे मैंने कहा कि जो एनटीएम है वो यूजुअली मतलब बॉडी के किसी ऑर्गन पे भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यूजुअली सीएफ में तकरीबन सारे पेशेंट्स में अगर जब होता है तो लंग्स पे ही अफेक्ट करता है, और वो एक डिजीज कॉज करता है जिसको एनटीएम लंग डिजीज बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसकी डायग्नोसिस भी डिफिकल्ट है और ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड है। जब अ, हम कहते हैं कि भई ये एनटीएम जो है पेशेंट में ये प्रॉब्लम कॉज़ कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम जो होता है वो इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से लंग डैमेज हो जाता है, जिसको एनटीएम पल्मोनरी डिसीज़ बोला जाता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए भी जैसे एबीपीए के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए होती है, इसी तरह एनटीएम की डायग्नोसिस के लिए भी एक एक कोई क्राइटेरिया नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया होनी चाहिए, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को वाक़ई एनटीएम पल्मोनरी डिज़ीज़ है। ठीक है? ये इस वजह से है कि बाज़ दफ़ा बाज़ पेशेंट्स को स्प्यूटम कल्चर में एनटीएम पॉज़िटिव आएगा, यानी वो ग्रो कर देते हैं नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम। लेकिन कुछ अरसे बाद बगैर ट्रीटमेंट के, बगैर किसी चीज़ के जब दोबारा रिपीट करते हैं कल्चर तो वो नहीं होता। यानी या तो आ गया और उसके बाद चला गया, या बाज़ दफ़ा आता है और फिर नहीं होता, आता है, नहीं होता, और पेशेंट स्टेबल है, उसको कोई सिम्पटम्स वगैरह नहीं है। तो उस केस में फिर हम कुछ नहीं करते, सिर्फ़ फ़ॉलो अप करते हैं। लेकिन अगर कल्चर में एनटीएम बार-बार आ रहा है और पेशेंट को सिम्पटम्स भी हैं और उसके एक्स-रे में चेंजेस भी हो रही हैं और उनका लंग फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है, तो फिर इन सब की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि इस पेशेंट को प्रोबेबली एनटीएम पल्मोनरी डिजीज़ है। जैसे मैंने कहा था पहले कि एनटीएम यूजुअली एंटर करता है हवा के ज़रिए से, जो है ना एनवायरनमेंट से लेके वो जो है ना बॉडी में एंटर करता है, एयरवेज़ में आता है, तो पानी के सोर्सेज़ से या डस्ट से या सॉइल वगैरह से एंट्री करता है। अम फिर रिस्क फैक्टर्स लोगों ने कोशिश की कि ऐसी मतलब स्टडीज़ के ज़रिए मालूम करने की कोशिश की कि क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अगर किसी सीएफ पेशेंट में मौजूद हो तो उसका रिस्क एनटीएम का ज़्यादा हो सकता है। तो इस स्टडी से कोई क्लियर कट तो मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन कुछ चीज़ें जो पता चली हैं उसके मुताबिक एक तो ये है कि यूजुअली जो एनटीएम का जो मतलब कल्चर में पॉजिटिव होना यूजुअली ओल्डर पेशेंट्स में होता है, यंग पेशेंट्स में इतना ज़्यादा नहीं होता। दूसरा ये कि जो जिन लोगों को जो है ना मैक स्प्यूटम में ग्रो करते हैं मैक, उनके लंग डिजीज़ यूजुअली माइल्ड होता है, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस कॉम्प्लेक्स स्प्यूटम में जो है ना मौजूद हो, तो उनको यूजुअली बहुत सीवियर लंग डिजीज़ हो सकती है। एक और चीज़ जो कि देखने में आई है वो ये है कि
जो पेशेंट्स नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम पॉजिटिव होते हैं, जिनके स्प्यूटम में पॉजिटिव होते हैं, उनमें यूजुअली एस्परजिलस फ्यूमिगाटस भी उनके स्प्यूटम में पाया जाता है। अब इन दोनों का क्या कोरिलेशन है इसके बारे में क्लियर पता तो नहीं है, लेकिन ये देखने में आया है कि जिन पेशेंट को एनटीएम होता है उनमें एस्परजिलस भी उनके स्प्यूटम में ग्रो करता है। अब एनटीएम की डायग्नोसिस के लिए हमें अगेन सबसे पहले तो स्प्यूटम कल्चर करना होता है, और इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह कि इस कल्चर को 6 to 8 वीक्स के लिए ग्रो करना मस्ट होता है, क्योंकि अगर स्लो ग्रोइंग वो एनटीएम होगा और अगर आपने उसको लंबे अरसे तक नहीं रखा उसमें कल्चर मीडिया में, तो आप उसको मिस कर सकते हैं। अच्छा, अगर स्प्यूटम कल्चर पॉजिटिव आ भी जाता है तो इसका ये 100% मतलब नहीं है कि इस पेशेंट को लंग डिजीज है एनटीएम की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा पेशेंट को एनटीएम स्प्यूटम में मौजूद होता है, लेकिन अगर पेशेंट फाइन ठीक है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको लंग फंक्शन डिटीरियरेट नहीं हो रहा, तो फिर हम कुछ नहीं करते हैं। जो अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी और इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, उनकी जो गाइडलाइंस है, उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए पेशेंट्स में बिफोर हम ये डायग्नोसिस कर सके कि इस पेशेंट को एनटीएम पल्मोनरी डिजीज है। उसमें यानी एक तो लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल हो गया, एक एक्सरे की चेंजेस हो गई, और तीसरा क्लिनिकल क्राइटेरिया होगा। अगर आप याद करें तो एबीपीए में भी तकरीबन यही चीज़ें थी, उनमें भी क्लिनिकल क्राइटेरिया था, एक्सरे चेंजेस होनी चाहिए थी, और ब्लड का आईजीई लेवल होना चाहिए था। तो इसी तरह एनटीएम में भी तकरीबन ये तीनों कॉम्बिनेशंस होनी चाहिए, इससे पहले कि हम ये डायग्नोसिस कर सके कि इस पेशेंट को एनटीएम लंग डिजीज है कि नहीं है। अच्छा, जो माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया है या लेबोरेटरी क्राइटेरिया है, उसमें पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए एटलीस्ट 2 स्प्यूटम सैंपल्स पे, यानी कि पेशेंट ने 2 सेपरेट दिनों पे स्प्यूटम सैंपल दिया हो और वो दोनों पॉजिटिव अगर आ जाता है तो ये एक क्राइटेरिया हो जाता है। या अगर किसी वजह से पेशेंट का ब्रोंकोस्कोपी हुई हो और उसमें ब्रोंकियोअल्वियोलर लवाज हुआ हो, उसमें अगर एक कल्चर भी पॉजिटिव आ जाता है तो ये भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है। और या ये है कि अगर किसी वजह से पेशेंट का बायोप्सी हुई हो, लंग बायोप्सी, और उसमें उसको भी स्टेनिंग अगर की जाए और उसमें ये नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम मतलब दिखने में आ जाए, तो ये तीनों में से एक अगर मौजूद हो तो ये आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सरे क्राइटेरिया। तो एक्सरे क्राइटेरिया में या तो चेस्ट एक्सरे होता है या चेस्ट सीटी स्कैन होता है। तो चेस्ट एक्सरे पे यूजुअली जो है ना, या कैविटेशंस या नोड्यूलर ओपेसिटीज नजर आएंगी, और चेस्ट सीटी स्कैन पे ब्रोंकिएक्टासिस होंगी जो कि नॉर्मली भी सिस्टिक फाइब्रोसिस पाई जाती है, लेकिन इसमें ज्यादा होंगी और उसके साथ नोड्यूलर ओपेसिटीज भी होंगी। तो यूजुअली जो चेस्ट एक्सरे पे जो चेंजेस होती हैं, जो कैविटरी चेंजेस होती हैं या लीजन्स होते हैं, वो यूजुअली ज़्यादा अपर लोब्स में होते हैं, जैसे कि आप इस एक्सरे में देख रहे हैं कि अपर के जो ऊपर के जो एरियाज हैं लंग्स के, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जबकि अगर नोड्यूलर जो ब्रोंकिएक्टेटिक चेंजेस हैं, वो यूजुअली मिडल लोब्स में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि आप सेकंड एक्सरे में देख रहे हैं और नीचे सीटी स्कैन में देख रहे हैं। तो इसमें जो है ना, जो ये चेंजेस हैं, जो ये ब्रोंकिएक्टासिस है, ये ज़्यादा मिडल लोब में है। इसी तरह इस एक्सरे में अगर आप पहले लेफ्ट साइड को जो पहला एक्सरे है उसमें देखें, तो उसमें आपको एक सर्कुलर सी कैविटी नजर आएगी जिसका वाइट वॉल है और उसके अंदर ब्लैक एयर है। तो ये कैविटरी लीजन है, और ये अगर इस पेशेंट का सीटी स्कैन जब किया गया तो उसमें वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। तो एक तो इसमें कैविटरी लीजन आ गया, और जो आखिरी जो राइट साइड को जो सीटी स्कैन है उसमें जहाँ पे वाइट एरोज नज़र आ रहे हैं, तो ये नोड्यूलर ओपेसिटीज है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैविटरी लीजन्स एंड नोड्यूलर लीजन्स अगर एक्सरे या सीटी स्कैन पे पाई जाती है, तो ये आपका सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो आखिरी सीटी स्कैन है राइट साइड को ऊपर, इसमें अगर आप देखें तो इसमें ब्रोंकाई डायलेटेड भी है, और इसमें कैविटीज भी है, और इसमें नोड्यूलर लीजन्स भी है, ज़्यादा ऑन द राइट साइड पे। अच्छा, तो ये आपकी 2 क्राइटेरिया तो ये फुलफिल होगी। अब तीसरी जो है वो क्लिनिकल क्राइटेरिया है कि पेशेंट को सिम्टम्स हैं कि नहीं है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को भी एक्सक्लूड करना है टू मेक श्योर कि पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, और बल्कि सिर्फ एनटीएम है।
तो ये सिम्टम जो कि पेशेंट में हो सकते हैं वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, वो CF एक्सर्बेशन में भी हो सकते हैं, ABPA में भी हो सकते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकते हैं और NTM में भी हो सकते हैं। उसमें जो है ना कॉफ है, ज़्यादा कॉफ, स्प्यूटम प्रोडक्शन, ब्लड इन द स्प्यूटम, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट में दर्द, और जैसे टीबी में होता है कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है और रात को जो है ना स्वेटिंग होती है और बुखार भी हो सकता है। तो NTM को डायग्नोस करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह हम ABPA के पेशेंट्स में हर साल एटलीस्ट एक दफ़ा टोटल IG लेवल चेक करते हैं, इसी तरह CF पेशेंट्स में जो कि मतलब खुद स्प्यूटम निकालने वाले हैं, यानी छोटे बच्चे नहीं जो कि स्प्यूटम नहीं निकाल सकते, बड़े बच्चे या एडल्ट पेशेंट जो कि खुद मतलब कॉफ करके स्प्यूटम निकाल सकते हैं, उनमें एटलीस्ट साल में एक दफ़ा NTM का जो है ना कल्चर होना चाहिए, चेक करना चाहिए। इसका कल्चर जो है जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो एग्जैक्टली टीबी वाला कल्चर होता है, इसको एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं और उसका एक स्मेयर होता है और दूसरा कल्चर होता है। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा NTM होगा तो वो क्या होगा कि वो स्मेयर पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, विद इन 1 to 2 डेज स्मेयर पॉजिटिव आ जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों में इतना ज़्यादा उसका जो है ना लोड नहीं होता, तो स्मेयर नेगेटिव होता है और जब हम कल्चर को ग्रो करते हैं 6 to 8 वीक्स में, तो उसमें फिर वो जो है ना एसिड फास्ट जो बेसिलाई हैं वो ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम जो है ना NTM के डायग्नोसिस के लिए स्प्यूटम कल्चर दें तो हम स्मेयर एंड कल्चर फॉर एसिड फास्ट बेसिलस मांगे एंड मेक श्योर कि इट इज एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए इसको जो है ना उसमें छोड़ा जाए लैब में, टू मेक श्योर कि अगर NTM है कि वो ग्रो कर ले। इस कल्चर के लिए स्प्यूटम का होना ज़रूरी है। स्वाब्स के साथ जो है ना थ्रोट में अगर स्वाब मार के उसको जो है ना कल्चर पे ग्रो करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए छोटे बच्चे जो कि खुद नहीं खांसते और जो कि स्प्यूटम नहीं निकालते, उसमें हम ये टेस्ट नहीं करते। अगर स्प्यूटम कल्चर पे एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव आ जाता है, यानी NTM का शक हो जाता है कि मतलब कोई नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप है, क्योंकि ट्रीटमेंट इनकी मुख्तलिफ होती है, इसलिए टाइप का मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट में माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स आ जाता है टाइपिंग के बाद, टाइप किया तो उसमें जो टाइप निकला वो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स था, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने देखना है कि ये क्लेरिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन की तरह उन्हीं के ग्रुप में है, कि ये जो मैक है ये क्लेरिथ्रोमाइसिन को सेंसिटिव है कि नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करेगी। अगर पेशेंट में माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस कॉम्प्लेक्स आता है तो फिर उसके लिए जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की सेंसिटिविटी हम चेक कर सकते हैं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं और काफ़ी अरसे के लिए इस्तेमाल होती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा जो है ना एंटीबायोटिक्स को बार-बार चेंज करना पड़ता है। तो अगर आपके पास इनिशियली सारे एंटीबायोटिक्स की सेंसिटिविटी मौजूद होगी तो मतलब वो है डॉक्टर्स हैं उनको आसानी होगी एक एंटीबायोटिक से दूसरे एंटीबायोटिक को चूज़ करने में, क्योंकि उनको पता होगा कि ये एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रही है, तो अगर ये मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, तो इसकी बजाय मैं ये दूसरा एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा, और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पेशेंट्स नॉर्मल जो उस पे है एजिथ्रोमाइसिन या ज़िथ्रोमैक्स के प्रोफाइलैक्सिस पे है, यानी वो हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली जो होते हैं हमारे पेशेंट, अगर उनमें स्प्यूटम कल्चर में NTM पॉजिटिव आ जाता है तो फिर एजिथ्रोमाइसिन को स्टॉप करना होता है, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन इसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, तो हम नहीं चाहते कि पेशेंट को रेजिस्टेंस हो। तो जब तक हम मतलब ट्रीटमेंट ना शुरू कर दें उस वक्त तक एजिथ्रोमाइसिन को स्टॉप कर लेना चाहिए। फिर जैसे मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा NTM ABPA की तरह वो भी जो है ना उसकी तरह एस्परजिलस फ्यूमिगाटिस की तरह एयरवे में तो एंटर हो जाता है और एयरवे को कॉलोनाइज भी कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इसीलिए एक सिंगल पॉजिटिव NTM कल्चर का ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि अब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। अगर पेशेंट ठीक है और एक दफ़ा कल्चर में आया है और बाद में फिर नहीं ग्रो कर रहा, तो फिर हम सिर्फ फ़ॉलो अप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
डिसीजन हम कब करेंगे कि अगर स्प्यूटम कल्चर पॉजिटिव आया है और पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, जैसे वेट लॉस है, फीवर है, रिकरेंट एक्सरबेशन है, लंग फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है और एक्सरे में या सीटी स्कैन में चेंजेस हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है ना तीनों क्राइटेरिया मीट हो रही है एनटीएम लंग डिजीज के लिए, तो इस पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी। चूंकि ये सिम्टम्स जो एनटीएम लंग डिजीज में होते हैं, ये नॉर्मल एक्सरबेशंस में भी होते हैं, तो अगर हमें श्योर नहीं है कि एनटीएम है कि नहीं है और हमें ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है कि ये सूडोमोनास या स्टेफ वगैरह की वजह से हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले उन जो बैक्टीरिया उनके खिलाफ एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर पेशेंट ठीक हो जाता है, लंग फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है और एनटीएम दोबारा कल्चर में ग्रो नहीं करता, तो हो सकता है कि फिर एनटीएम की ट्रीटमेंट की जरूरत न पड़े। लेकिन अगर हमने नॉर्मल बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट कर ली, जैसा हमारा नॉर्मल कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का 2 वीक्स का या 3 वीक्स का, और कोई फर्क नहीं पड़ा और स्प्यूटम कल्चर रिपीटेडली एनटीएम ग्रो कर रहा है, तो फिर हमने एनटीएम लंग डिजीज की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी। एक दफा जब डिसीजन हो जाता है कि भाई इस पेशेंट को एनटीएम लंग डिजीज है और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, तो यूजुअली इसकी ट्रीटमेंट तकरीबन 1 साल या इससे भी लंबी होती है। अच्छा, ट्रीटमेंट जो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है मैक, उसकी डिफरेंट है एज अपोज टू माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस कॉम्प्लेक्स, उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो जो माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस कॉम्प्लेक्स है जो कि रैपिड ग्रोअर है, इसकी और ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ज़्यादा डैमेज करता है, इसकी ट्रीटमेंट यूजुअली 2 फेजेस में डिवाइड होती है। पहला इंटेंसिव फेज होता है और सेकंड कंटिन्यूएशन फेज होता है। तो जो इंटेंसिव फेज है उसमें ओरल एंटीबायोटिक्स यानी बाय माउथ एंटीबायोटिक्स और उसके साथ साथ आईवी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यूजुअली ओरल जो है ना यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ आईवी में एमिकेसिन, अगर पेशेंट टॉलरेट कर सकता है और सेंसिटिविटी होती है तो अब एमिकेसिन इस्तेमाल किया जाता है 3 से लेकर 12 हफ्ते तक। और उसके साथ ये जो नीचे 3 एंटीबायोटिक्स हैं, इनमें से कोई और एक या ज़्यादा और भी चूज़ की जा सकती है। तो यानी यूजुअली जो इनकी ट्रीटमेंट होती है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया की, इसमें 3, 4 या 5 ड्रग्स एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब 3 से 12 हफ्ते के लिए जो आईवी एमिकेसिन और ये दूसरी आईवी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होंगी, उसकी ड्यूरेशन कैसे हम डिसाइड करेंगे? वो सेवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, जितनी ज़्यादा सेवियर इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा हम लॉन्गर आईवी कोर्स इस्तेमाल करेंगे। और फिर जो है ना पेशेंट कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितनी जल्दी इम्प्रूव हो रहा है और ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये जो है ना हमें हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग कि हम कितना लंबा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करेंगे। जब इनिशियल फेज ख़त्म हो जाता है, इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है, तो फिर हम कंटिन्यूएशन फेज में पेशेंट को डाल देते हैं, जिसमें वही ओरल मैक्रोलाइड यानी एजिथ्रोमाइसिन कंटिन्यू होता है और एमिकेसिन आईवी की जगह अब एमिकेसिन नेबुलाइजेशन से चेंज हो जाता है। और उसके साथ साथ 2 या 3 और ओरल एंटीबायोटिक्स भी होंगी, जिनमें से ये जो 4 मैंने नाम लिखे हैं, इनमें से कोई भी डिपेंडिंग ऑन जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएं तो वो इस्तेमाल करते हैं। एनटीएम की जो ट्रीटमेंट होती है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं और इन ड्रग्स के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए एनटीएम की ट्रीटमेंट में ज़रूरी है कि एक्सपर्ट लोग इन्वॉल्व हों, यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो है ना जो डॉक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए और सीएफ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए। अच्छा, ये तो था माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस की ट्रीटमेंट। अब अगर जो है ना जो लंग डिजीज़ है वो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की वजह से है, मैक्स की वजह से है, तो उसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि पेशेंट ये मैक जो है ये क्लेरिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव है कि नहीं है। अगर क्लेरिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव है तो फिर ओरल एजिथ्रोमाइसिन के साथ साथ जो टीबी के जो ड्रग 2 हैं, एक रिफेम्पिन और एक एथेम्ब्यूटोल, ये तीनों इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर मैक क्लेरिथ्रोमाइसिन को रेजिस्टेंट निकला तो फिर उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट फिर कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसके लिए फिर इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली मैक के ट्रीटमेंट में आईवी एमिकेसिन की ज़रूरत नहीं होती, एक्सेप्ट अगर पेशेंट का बड़ा हाई लोड है, यानी उसके स्प्यूटम में इतने ज़्यादा वो है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम है कि उसका स्मेयर भी पॉजिटिव आ जाता है, तो उस केस में फिर आईवी एमिकेसिन इस्तेमाल करना चाहिए। या अगर चेस्ट एक्सरे या चेस्ट सीटी स्कैन पे लंग में कैविटीज़ हैं
तो फिर भी इस IV एमिकेसन इस्तेमाल करना चाहिए। या पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, बुखार और वेट लॉस बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो उस केस में भी IV एमिकेसन इस्तेमाल हो सकती है। एक दफ़ा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो फिर हर 1-2 महीने बाद दोबारा उसका स्प्यूटम कल्चर बार-बार चेक करना होता है, ताकि हम देखें कि वो ट्रीटमेंट की वजह से इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है और कल्चर नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। एक दफ़ा जब पेशेंट कल्चर कन्वर्ट हो जाता है, तो कल्चर कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि उसके 3 स्प्यूटम कल्चर हमने लिए और तीनों एक दूसरे के बाद नेगेटिव आए, यानी 3 कंसेक्यूटिव नेगेटिव स्प्यूटम कल्चर आने के बाद हम कहते हैं कि ये पेशेंट कल्चर कन्वर्ट हो गया है। और उसके बाद हमने वो ट्रीटमेंट उस कन्वर्जन के बाद 12 महीने तक जारी रखनी है। तो इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी है। चूँकि ये जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, ये किडनी को डैमेज कर सकते हैं, लिवर को डैमेज कर सकते हैं। जो इथेम्ब्यूटॉल है वो आँखों को डैमेज कर सकते हैं। जो एमिकेसन है वो हेयरिंग को अफ़ेक्ट कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। तो इन पेशेंट्स का हर कुछ महीने बाद हेयरिंग टेस्ट, आई टेस्ट, लिवर टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट होने चाहिए थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। चेस्ट सीटी स्कैन ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले तो हुआ होगा, क्योंकि उसकी बेसिस पे ही डायग्नोसिस होगी। और जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए तो दोबारा सीटी स्कैन करना चाहिए टू सी कि कितना ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट हुआ है और कितना डैमेज हुआ है जो कि परमानेंट रह गया है। अगर जब IV एमिकेसन इस्तेमाल होता है तो उसके ब्लड लेवल ज़रूर मॉनिटर करने चाहिए, क्योंकि जो एमिकेसन है वो हेयरिंग डैमेज भी कर सकता है और किडनी डैमेज भी कर सकता है। तो उसके लेवल को मॉनिटर करना है कि ऐसा ना हो कि लेवल बहुत हाई हो जाए, हमें पता ना चले और वो अपना डैमेज कर जाए और यानी हमें पता ना चले। तो इसलिए उसके लेवल मॉनिटर करना और उसको नॉर्मल रेंज में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। जो ओरल एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है उनके लेवल जो है ना मॉनिटर करना, अनलेस अगर पेशेंट उन ट्रीटमेंट पे इम्प्रूव नहीं हो रहा तो फिर लेवल चेक किए जा सकते हैं। और जिन पेशेंट को CF है और उनको NTM हो जाता है तो उनको फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी नॉर्मल से ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि स्प्यूटम को क्लियर करना और जो है ना बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो समरी में ये है कि जो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस और NTM इन्फेक्शंस ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन टाइम के साथ-साथ CF के पेशेंट्स में इसकी इंसिडेंस ज़्यादा होती जा रही है। और अगर इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसको हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको हमने मिस कर दिया तो दोनों अनट्रीटेड बहुत ज़्यादा लंग में डैमेज कर सकते हैं। और इन दोनों की चूँकि डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हर वक़्त रखनी चाहिए कि अगर आपका पेशेंट नॉर्मल तरीके से इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो यू शुड ऑलवेज़ थिंक अबाउट इट कि कहीं इसको ABPA तो नहीं हो गया, कहीं इनको NTM तो नहीं हो गया। और साल में एक दफ़ा एटलीस्ट टोटल ब्लड में टोटल IgE लेवल चेक करना और स्प्यूटम कल्चर उन पेशेंट्स में जो कि खुद कॉफ करके स्प्यूटम निकाल सकते हैं, उसको NTM के लिए चेक करना, ताकि अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम और इन्वेस्टिगेशन करके पेशेंट को अर्ली डायग्नोज कर सकें और ज़्यादा डैमेज से बचा सकें। ट्रीटमेंट दोनों की कॉम्प्लिकेटेड है और लंबी, स्पेशली NTM की, और काफ़ी लंबी है और उसके लिए एक्सपर्ट्स कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है।